बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम बच्चे खैर खैरियत से होंगे। कल बेटा हमने डिस्कस किया था कंबस्शन एनालिसिस को, तो उसकी थ्योरी मैंने आपसे डिस्कस कर ली थी। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आप लोगों ने देख लेना है, मैं उसको प्रॉपर आपको सॉल्व कराऊंगा। तो एग्जाम्पल बेटा हमने उसकी डिस्कस करनी थी। एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे पास है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है रिगार्डिंग यूर एनुअल एग्जामिनेशन। तो उसका मैंने जो डेटा है वो मैंने आपको लिख के बेटा दे दिया है। जरा डेटे पे फोकस कीजिएगा। आपको मास ऑफ कंपाउंड नजर आ रहा है, मास ऑफ कंपाउंड कितना है बेटा 0.5439 ग्राम है। इस तरह मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी गिवन है 1.039 ग्राम है। मास ऑफ वाटर भी आपके पास गिवन है, दैट इज 0.6369 ग्राम। तो कल मैंने आपको बताया था कंबस्शन एनालिसिस वाला टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा था। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे उसका लिंक भी दे देंगे ताकि जिन बच्चों ने कल लेक्चर अटेंड नहीं किया वो लेक्चर दोबारा अटेंड कर सकें। तो हमारे पास बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही थी और साथ वाटर की फॉर्मेशन हो रही थी। तो हमारे पास अब कार्बन डाइऑक्साइड का मास भी गिवन है बेटा, मास ऑफ वाटर भी गिवन है और साथ मास ऑफ कंपाउंड भी गिवन है। फाइंड हमने क्या करना है? फाइंड बेटा हमने करना है एम्पिरिकल फार्मूला। हमने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है। अब एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने की तरफ बेटा चलते हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग आपको पता है न्यूमेरिकल आपने कैसे सॉल्व करने। नेक्स्ट हेडिंग बेटा आप देंगे किसकी? सॉल्यूशन की। मैं एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के स्टेप्स दोबारा रिपीट कर देता हूं ताकि आपको रिवाइज हो जाए। एम्पिरिकल फार्मूला को डिटरमाइन करने के बेसिक 4 स्टेप्स हैं मेरे शहजादों। कितने हैं? 4। पहला आपके पास है फाइंड आउट परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करने के 2 डिफरेंट मेथड हैं। एक सिंपल मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100, जो सिंपल आप पहले करते हुए आए हैं। दूसरा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था। और दूसरा मेथड हमने कब अप्लाई करना है? जब इस फॉर्म के अंदर डेटा आपके पास आ जाए, मीन टू से कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास आपको दे रहा हो, मीन टू से वाटर का मास आपको दे रहा हो। अगर सिंपल एलिमेंट्स का दे रहा है, कार्बन का दे रहा है, हाइड्रोजन का दे रहा है, ऑक्सीजन का दे रहा है, नाइट्रोजन का दे रहा है, तो सिंपल आप वही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। यू कैन फाइंड आउट परसेंटेज कंपोजिशन विद हेल्प ऑफ दैट फार्मूला। लेकिन इस केस के अंदर जब वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, वाटर दे रहा है, तो मेरे शहजादों आप वो वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए फार्मूला कल मैंने आपको बताया था, अभी उसकी प्रैक्टिस भी करता हूं, उसी के थ्रू हमने सॉल्व करना है। क्लियर? तो जो पहला स्टेप है फाइंड आउट परसेंटेज कंपोजिशन। सेकेंड स्टेप हमारे पास है फाइंड आउट ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। उसके लिए आप क्या करते हैं? जो परसेंटेज कंपोजिशन है उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं। थर्ड आपके पास है फाइंड एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो कैसे निकालेंगे? जो आपके पास ग्राम एटम्स हैं उनमें जो सबसे लेस ग्राम एटम होगा, जिसकी वैल्यू सबसे लेस होगी, हम तीनों को, चारों को, जितने भी ग्राम एटम्स हमने फाइंड किए हुए हैं उन सबको हम सबसे लेस ग्राम एटम से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। हमारे पास एटॉमिक रेशियो आ जाएगी। ये थर्ड स्टेप था। फोर्थ स्टेप क्या है? अगर वो एटॉमिक रेशियो सिंपल है, अगर वो एटॉमिक रेशियो सिंपल है तो वही इंपिरिकल फार्मूला होगा, और अगर वो सिंपल नहीं है तो फिर उसे किसी सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हो गया? अब मैंने स्टेप्स रिपीट कर दिए, आपको रिपीट हो गए होंगे, दोबारा रिवाइज हो गए होंगे, याद हो गए होंगे। अब हम इसको इंप्लीमेंट करते जाते हैं, सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले हमने बेटा परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है। परसेंटेज कंपोजिशन का फार्मूला क्या है जरा वो देखिएगा बेटा। परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर मैंने फाइंड करनी है, मैंने कल भी बताया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या था भैया? मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 12/44 मल्टीप्लाइड बाय 100। इस फार्मूले से आप कार्बन की परसेंटेज क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। तो अब जरा देखिएगा, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है बेटा, कितना है?
बोलें जरा, मैं आपकी आवाज सुन सकता हूं, बोलें, शाबाश जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि सर ये गिवन है और ये है 1.039 ग्राम। इज इट क्लियर? नीचे आ जाए मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है? जो कंपाउंड गिवन है बेटा 0.5439 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 12/44 मल्टीप्लाइड बाय 100। सिंपल इनके अंदर मैंने वैल्यूज क्या कर दी है बेटा, पुट कर देंगे हैं। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो आपके पास आएगा 52.108%। पॉइंट क्लियर हो गया? अब मुझे यकीन है आप आगे खुद करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अच्छे बच्चे हैं। चलें मैं भी उसको आपको करवाने की प्रैक्टिस करता हूं, कोशिश करता हूं आपको चीजें मजीद क्लियर करने की। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है बेटा, हमने फाइंड करनी है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करने का बेटा फार्मूला क्या है, जरा उसे देख लीजिएगा। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करने का फार्मूला था मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड multiplied by 2.016 divided by 18 multiplied by 100। ये हमारे पास फार्मूला है किसका बेटा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को फाइंड करने का। तो अब यहां आपके पास सारी वैल्यूज गिवन है, वाटर की भी वैल्यू गिवन है, कितना मास उसका फॉर्म हुआ है, और कंपाउंड की वैल्यू भी गिवन है, उसके मास की भी वैल्यू गिवन है। तो इसके बाद आपने करना है क्या है, इनके अंदर वो वैल्यूज पुट कर देनी है। वैल्यूज पुट करने के बाद इसे आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। जरा बोलिएगा मास ऑफ वाटर कितना है? आप बोल रहे हैं कि सर मास ऑफ वाटर है 0.6369 ग्राम। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है बेटा, 0.5439 ग्राम। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 2.016 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 100। इस तरह आपके पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगी। इज इट क्लियर? इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपके पास इसका आंसर आएगा बेटा वो आएगा 13.11। आप करके देख लीजिएगा, खुद भी आपने प्रैक्टिस करनी है। न्यूमेरिकल के लिए मैं हमेशा कहता हूं बेटा आप लोगों ने इसे रट्टा नहीं मारना, मैंने जो स्टेप्स बताए उन स्टेप्स को जहन में रखना है, खुद वैल्यूज पुट करनी है और वैल्यूज पुट करने के बाद खुद आपने सिंप्लीफाई करना है। इंशाल्लाह फिर आसानी से होगी, गलती के चांसेस कम होंगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के लिए कल मैंने आपको बताया था हम यूज करते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। अब मेथड ऑफ डिफरेंस क्या है, कल उसको एलुब्रेट किया था, आज उसको सिंपल फार्मूला दे देता हूं। 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। 100 एज इट इज, परसेंटेज ऑफ कार्बन आप लोगों ने ही फाइंड करके मुझे दी है, वैल्यू पुट कर दें 52.10 प्लस 13.11। इसको बेटा जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो ऑक्सीजन की परसेंटेज आएगी दैट इज 34.77। तो ये आपने सिंपल परसेंटेज फाइंड कर ली। कार्बन डाइऑक्साइड की भी परसेंटेज आप लोगों ने फाइंड कर ली, वाटर की भी परसेंटेज आप लोगों ने क्या कर ली, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से आपने कार्बन की भी परसेंटेज फाइंड कर ली, हाइड्रोजन की भी परसेंटेज फाइंड कर ली और ऑक्सीजन की भी परसेंटेज फाइंड कर ली। इसके बाद मैं कुछ नहीं बोलने वाला, आपको सब कुछ आता है। आपने पीछे भी इंपिरिकल फार्मूला के जो प्रैक्टिसेस हैं वो आपने की हैं। परसेंटेज कंपोजिशन सिर्फ चेंज कर वो था, यहाँ डिफरेंट था, बाकी सारा मेथड इंपिरिकल फार्मूले वाला ही है। कौन कौन सा है अब जरा देखिएगा। अब नेक्स्ट आपने फाइंड करना है क्या भैया, ग्राम एटम्स। अब नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड कैसे करते हैं, याद आ रहा है? चले मैं बता देता हूं, भूले बैठे हो तो। अब नंबर ऑफ ग्राम एटम्स को फाइंड करने के मेरे शहजादों फार्मूला क्या है, मैंने आपको बताया था क्या कि परसेंटेज को डिवाइड कर देंगे उसके एटॉमिक मास के साथ। परसेंटेज को डिवाइड करेंगे उसके
एटॉमिक मास के साथ, जब एटॉमिक मास से परसेंटेज को डिवाइड कर देंगे मेरे शहजादों के पास क्या आ जाएंगे, ग्राम एटम्स आ जाएंगे। चलें लिखते हैं, ये हमारे पास बेटा कार्बन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन की परसेंटेज है 52.108, इसका एटॉमिक मास होता है 12। हाइड्रोजन की परसेंटेज है बेटा 13.11, इसका एटॉमिक मास होता है 1.008। ऑक्सीजन की परसेंटेज है 34.77, एटॉमिक मास होता है 16। इस तरह हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आ जाएंगे। आप इनको डिवाइड करके देखिएगा, डिवाइड करने के बाद आपके सामने एक चीज क्लियर हो जाएगी बेटा, ये आपके पास आ जाएगा 4.34, ये आपके पास आ जाएगा 13.01 और ये आपके पास आ जाएगा 2.17। यहां तक आपको पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये हमारे पास क्या आ गए, ग्राम एटम्स आ गए, ये कार्बन के, ये हाइड्रोजन के और ये ऑक्सीजन के। अब नेक्स्ट बेटा हमने मूव करना है, एटॉमिक रेशियो फाइंड करनी है। एटॉमिक रेशियो फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, जो ग्राम एटम्स हमने फाइंड किए थे, जो ग्राम एटम्स हमने फाइंड किए थे, उन ग्राम एटम में जो सबसे लेस वैल्यू होगी उससे सबको डिवाइड कर देना है। तो सबसे लेस वैल्यू कौन सी है इसके अंदर, 2.17 है। तो मैंने सबको क्या किया, टू फाइंड आउट एटॉमिक रेशियो, मैंने सबको डिवाइड कर दिया किससे, 2.17 से। इज इट क्लियर? आप जब ये बेटा डिवाइड करके देख लीजिएगा, सिंपल इसका आपके पास 2 आएगा। अब रेशियो तो बेटा साइन रेशियो का आगे, इसका आपके पास 6 आएगा और इसका आपके पास क्या आ जाएगा, 1। अब देखें इसमें कोई नंबर फ्रैक्शन के अंदर मौजूद नहीं है, कोई नंबर पॉइंट्स के अंदर मौजूद नहीं है। तो मैं फोर्थ स्टेप पे बार बार कहता हूं कि इफ इट इज अ होल नंबर, इफ एटॉमिक रेशियो इज अ होल नंबर, देन इट इज एम्पिरिकल फार्मूला। अब ये होल नंबर ही आ रहा है, एटॉमिक रेशियो सिंपल आ रही है, तो ये हमारे पास इसका क्या कंसीडर होगा, एम्पिरिकल फार्मूला कंसीडर होगा। तो आखिरी आपने हेडिंग देनी है क्या, रिजल्ट की, और उसमें लिखना है एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ गिवन कंपाउंड इज C2H6O। ये हमारा न्यूमेरिकल इसी के साथ क्या हुआ बेटा, वाइंड अप हुआ। होप सो आपको ये बेहतरीन तरीके से क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जी मेरा पुत्र, अभी हमने डिस्कस किया था बेटा एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करना कंबस्शन एनालिसिस से, तो होप सो मेरे शहजादों को क्लियर हो गया होगा। अब आपको कोई सिंपल मेथड से कहे तब भी आप कर सकते हैं, कंबस्शन एनालिसिस से कहे तब भी आप कर सकते हैं। तो हमने यहां स्टॉप नहीं करना, हमने नेक्स्ट पे मूव करना है। अब एम्पिरिकल फार्मूला से स्टार्ट लिया था, आपको याद होगा मैंने सिंपल एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन बताई थी, उसकी कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को करवाई थी। अब बेटा मैं नेक्स्ट मूव कर रहा हूं मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला करेंगे और मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ ही उसकी जो रिलेटेड एग्जांपल्स हैं वो हमने क्या करनी है, सॉल्व करनी है। तो अगला हमारा टॉपिक आज क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसकी सिंपल बेटा आपसे डेफिनेशन भी पूछ सकता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला को आप डिफाइन कैसे करेंगे बेटा, आप कहेंगे एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। किसी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी कंपाउंड के अंदर जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, मैंने एम्पिरिकल फार्मूला के साथ भी इसको आपको जरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, आज ये मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स मतलब जितनी तादाद है एटम्स की
वही इसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। फॉर एग्जांपल हम बेटा बात कर लेते हैं ग्लूकोज की, C6H12O6। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को जो रिप्रेजेंट करता है कि कितने एटम्स उसके अंदर मौजूद हैं। ये इसका क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। हम बात कर लेते हैं बेंजीन की, C6H6। हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स आर कॉल्ड, सॉरी, इन अ कंपाउंड आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसको अगर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो पे लेके जाऊं बेटा, जरा इस पे गौर कीजिएगा। यहां 6 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, CH2O। इधर भी 6 कॉमन है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा बेटा ब्रैकेट्स के अंदर CH, इधर 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या आ जाएगा HO। तो ये सारे इंपिरिकल फार्मूलाज हैं। इज इट क्लियर? अगर मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपिरिकल फार्मूला में रिलेशन ड्राइव करना चाहूं तो जरा गौर से देखिएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर और इंपिरिकल फार्मूला का रिलेशन देखिएगा। ये थे मॉलिक्यूलर फार्मूलाज, ये हैं इंपिरिकल फार्मूलाज। तो इंपिरिकल फार्मूलाज किसी डिजिट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैं लिख देता हूं, आपको मजीद ये क्लियर हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपिरिकल फार्मूला। पॉइंट क्लियर हो गया। n क्या हो सकता है, n कोई डिजिट हो सकता है, नॉन जीरो डिजिट हो सकता है बेटा। n आपके पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन, n कोई भी आपके पास क्या हो सकता है, डिजिट हो सकता है। अब ये मार्फत की बात ही आपने गौर नहीं किया। क्या देखे, इंपिरिकल फार्मूला आप लोगों को फाइंड करना आता है, आपने प्रैक्टिस की है पीछे। अब आपने अगर वैल्यू फाइंड करना आ जाए किसकी, n की, अगर मेरे शहजादे इसमें कामयाब हो जाए कि n की वैल्यू फाइंड कर लें, तो जब n की वैल्यू फाइंड कर लोगे तो n को सिंपल मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, एम्पिरिकल फार्मूला के साथ, और आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी डिटरमाइन करना आ जाएगा। अब आप बेताब हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, मुझे पता है कि सर बताएं n को कैसे फाइंड करना है। एम्पिरिकल फार्मूला तो हमें फाइंड करना आता है, तो n को कैसे फाइंड करते हैं बेटा वो देख लीजिएगा। n के लिए आपने फार्मूला यूज करना है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। ये भी फार्मूला आपने याद रखना है, ये फार्मूला भी आपने याद रखना है। मैं इसको फिर प्रैक्टिस करवाऊंगा अपने शहजादों को जब हम इसको आगे लेके चलेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला की जो एग्जांपल्स हमारे सामने आएंगी। फिलहाल आपने ये याद कर लिया। इसके बाद आपसे कोई पूछता है कि अगर n की वैल्यू 1 है, इफ n इज इक्वल टू 1, देन क्या होगा? आप कहेंगे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। n की वैल्यू क्या है? अगर आपके पास 1 है तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आप कहेंगे सर सिंपल सी बात है, अगर n की वैल्यू 1 होगी, अगर n की वैल्यू 1 है, इसका मतलब यह होगा कि उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही होगा, उस कंपाउंड का इंपिरिकल फार्मूला भी वही होगा। कैसे? H2O डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, n की वैल्यू 1 आएगी, कोई चीज कॉमन नहीं आ रही तो 1 ही कॉमन आएगा। तो ये वो कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है और इंपिरिकल फार्मूला भी वही है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही है। इसी तरह बेटा सक्रोज C12H22O11
कोई चीज कॉमन नहीं है, n की वैल्यू 1 आ रही है, तो यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा, यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, NH3 अमोनिया। कोई चीज कॉमन नहीं है बेटा, यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला है और यही इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला है और यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। होप सो अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन भी है, आपसे कहते हैं राइट डाउन द नेम ऑफ दोस कंपाउंड्स। इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन है बेटा ये आपके पास। राइट डाउन द नेम ऑफ दोस कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। तो मेरे शहजादे परेशान नहीं होंगे, याद करेंगे कि हमें सर ने बताया था क्या, वाटर है, स्क्रोज है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जिनमें कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, तो इनका वही मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा और वही एम्पिरिकल फार्मूला होगा। और यहाँ एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बेटा आपको दे दूं, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं इनके सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूलाज होते हैं, ये जहन में रखिएगा बेटा। आयनिक कंपाउंड्स के सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूलाज होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला कभी नहीं होगा। जैसे हमारे पास लूण है, लूण का पता है ना, साल्ट है, नमक है, सोडियम क्लोराइड। मैं पिछले दिनों वो एंट्री टेस्ट की क्लास पढ़ा रहा था, एक पख्तून बच्चा बैठा था, मेरा शहजादा बैठा था, कहता सर इसको पश्तो में भी याद कर ले। मैं क्या बताएं पश्तो में क्या कहते हैं, चले आप भी याद कर लें। कहते पश्तो में इसको मोलगा कहते हैं, मोलगा, लूण, सोडियम क्लोराइड, ये आयनिक कंपाउंड है। यही इसका सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला कंसीडर होगा बेटा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कंसीडर नहीं होगा। इसी तरह मेरा पुत्र पोटेशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, सीजियम फ्लोराइड है, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं दे आर कंसीडर्ड their formulas are considered as empirical formula not molecular formula। ये ज़हन में रखिएगा बेटा। इसके बाद कोई आपसे पूछे कि कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो मेरे शहजादे भाग कर बता देंगे सर ये वाले कंपाउंड्स हैं। कोई मेरे शहजादों से पूछे कि n की वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं, तो आपने फौरन से पहले बता देना बेटा सर n की वैल्यू इस फार्मूले से फाइंड करेंगे। कोई आपसे सिंपल डेफिनेशन पूछ लेता है तो आप फौरन से पहले उसको इसका भी जवाब दे सकते हैं। अल्लाह आप तमाम लोगों का हामी और नासिर हो। मुझे दुआओं में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।